हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो यूपीपीसीएस में आर्टिकल से संबंधित सवाल आते हैं, अ, वो वाला टॉपिक आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम इस टॉपिक को सॉल्व करने से इस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने से एक बेसिक आइडिया हमको ये लग जाएगा कि आखिर यूपीपीसीएस जो है वो आर्टिकल से संबंधित सवाल कैसे पूछता है। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी लगभग अराउंड 60 to 70% आप देखेंगे कि वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हर साल, अगर आर्टिकल से संबंधित सवाल पॉलिटी में आएंगे तो हर साल लगभग वही रिपीट हो रहे हैं। आप थीम्स को पकड़िएगा और थीम्स को पकड़ के आप ये एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर यूपीपीसीएस जो है वो सवाल किस तरीके से फ्रेम कर रहा है। ओके। और इस टॉपिक को कवर करने में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था, कुछ पार्ट्स एंड उससे संबंधित जो सब्जेक्ट थे, यानी जो पार्ट था 22 पार्ट हम लोगों ने कवर किया था पिछले वाले लेक्चर में। और वो हर एक पार्ट जो है उससे संबंधित जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया था, अगर आपको उतना ध्यान हो जाएगा तो 3-4 सवाल तो आप वहीं से बना जाओगे इसमें, क्योंकि ये मिक्स करके पूछ लेता है कभी कभी। अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया हमको लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आखिर ये बना रहा है। ओके, तो हम लोग बिना किसी समय वेस्ट किए सीधे सवाल पे चलते हैं। तो आज के टॉपिक का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि 2 लिस्ट दे रखा है और उसको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, लिस्ट 1 में दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सेकंड है आपका सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट, चौथा है आपका सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर हम लोग देखें तो इसमें से कुछ आपको, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है तो आपको कुछ मिलता जुलता टर्म आपको समझ में आएगा। ओके, और सामने जो दे रखा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है या किस पार्ट में है उसको मैच कराने की बात कर रहा है। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा जो सिटीजनशिप है वो किस पार्ट में है, तो बेसिकली ये पार्ट 2 में था। ओके, पार्ट 2 में आपके सिटीजनशिप था। और फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट 3 में था। ओके, तो हम लोग पहले इन दोनों पॉइंट को देख के मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिटीजनशिप को देखें पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है आपका बी को अगर हम 1 से मैच कराते हैं तो ऑटोमेटिक मुझे आंसर मिल जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेकिन बाकी भी हम लोग मैच करा लेते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये पार्ट 3 की बात करता है, तो पार्ट 3 आपका है ये चौथे वाले में है, यानी सी का डी। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान में जो आर्टिकल 3 है ना वो बात करता है। आर्टिकल 3 जो है वो नए नए जो स्टेट हैं उनको, उनके फॉर्मेशन की बात करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 323 ए इसकी बात करता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये पार्ट 14 ए में है, पार्ट 14 ए में है जो क्या, ट्रिब्यूनल। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये 2 तरीके के आर्टिकल को मेंशन करता है, 323 ए और 323 बी। ओके, तो 323 ए में ही आपका क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। ओके, प्रशासनिक जो विशेषाधिकार है ये बेसिकली आर्टिकल 323 ए में इसकी बात होती है। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर, यानी वित्तीय विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल बिल की बात कर रहा है, यानी वित्तीय विधेयक, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय विधेयक। जो वित्तीय विधेयक है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, यानी किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये आर्टिकल जो 117 है ना वही आपका फाइनेंशियल बिल के कुछ विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 119 की, तो आर्टिकल 119 जो है वो कानून के विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ लॉ की बात करता है। ये बेसिकली आर्टिकल 119 रेगुलेशन ऑफ लॉ, यानी आप कह लीजिए कानून के विनियमन की बात करता है। आर्टिकल 121 की अगर हम लोग बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के अपने जो कर्तव्य होते हैं उनके निर्वहन में, उनके आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है बेसिकली। ओके,
तो जो भी ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ को वो डिस्चार्ज करते हैं, उनमें जो डिस्कशन के दौरान जो होता है कि पार्लियामेंट में उनके डिस्कशन उस ड्यूटीज़ के बारे में इम्पोज करता है। बेसिकली उनके बारे में आप किसी भी उनके कंडक्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल 121 डील करता है। आर्टिकल 123 की अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रपति हैं वो ऑर्डिनेंस पास करने के लिए बेसिकली है, यानी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। ओके, तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देते हैं उससे संबंधित है आर्टिकल 123। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये मेंशन किया गया था। हम लोग पहले ही लेक्चर में पॉलिटी के देखे थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और ये इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 117। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किया जाए तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 312 इसके बारे में बात करता है, और इस पे जो विशेषाधिकार होता है वो राज्यसभा का होता है। ओके, आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। अगर आर्टिकल 310 की बात किया जाए, आर्टिकल 310, तो ये संघ यानी यूनियन और स्टेट में कार्यरत व्यक्तियों का जो कार्यकाल होता है, बेसिकली कह लीजिए कि टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, उसके बारे में बात करता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेन्योर ऑफ ऑफिस की बात करता है, टेन्योर ऑफ ऑफिस। ओके, कौन सा बात करता है आर्टिकल? आर्टिकल 310। 311 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो स्टेट या यूनियन है उसके अधीन जो नागरिक पद हैं उनको कार्यरत जो व्यक्तियों की बर्खास्तगी, यानी बेसिकली आप कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके टर्मिनेशन के अलावा उनके आप सस्पेंशन की बात करता है। ओके, निष्कासन का मतलब होता है सस्पेंशन। टर्मिनेशन बर्खास्तगी हो गया, सस्पेंशन की बात करता है आर्टिकल 311। 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विस, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 313 की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करता है ट्रांजिशनल प्रोविजन की। ओके, आर्टिकल 313 जो है ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करता है, यानी संक्रमणकालीन प्रावधानों की बात करता है आर्टिकल 313। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 312। जितना भी आर्टिकल है मैं सबको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन केस अगर भविष्य में रिपीट हो तो आपसे गलतियाँ ना हो। ओके, और जो ये सवाल आए हैं, जितने भी सवाल आ रखे हैं, ये मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि इनमें से कोई न कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ओके, अभी हम लोग जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल से संबंधित जो यूपीपीएससी का थीम है वो किस किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 39A क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ओके, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल जो 48 है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये आर्टिकल 48 बात करता है। और ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 50 में दिया गया है, आर्टिकल 50। ओके, आर्टिकल जो 50 है वो आप कह लीजिए कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण होता है, यानी कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वो आर्टिकल 50 बात करता है। लेकिन आर्टिकल जो 48 दे रखा है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, यानी दोनों अलग अलग आर्टिकल से मेंशन है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो आपको यहाँ पे 4 सवाल पूछा है, लेकिन मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया। आर्टिकल 48 क्या है वो भी मैंने बता दिया, और जो आर्टिकल 50 के बारे में यहाँ दे रखा है उसको भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं।
ये सवाल दो लिस्ट दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 26, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 239। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उनमें से एक चीज हमको कॉमन दिख गया है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। अगर बी को हम 4 से मैच करा दें तो आपका ए ऑप्शन बचेगा और सी बचेगा, बाकी बी एंड डी आपका चला जाएगा। ओके, अब रही बात यहाँ पे ए, यहाँ भी ए को 3 से मैच कराया है, यहाँ भी ए को 3 से, यानी आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। क्या? आर्टिकल 26। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? ये ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। आर्टिकल 98 की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 98 की अगर हम लोग बात करें तो संसद का जो सचिवालय होता है, यानी सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये उसकी बात करता है। ओके, तो यानी सी को अगर हम 2 से मैच करा दें तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आर्टिकल 239 जो है इसको भी आप जान लीजिए। तो ये बेसिकली जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है ना, वो आर्टिकल 239 मैनेज करता है। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ भी 2 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 368। तो अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ रखा है। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। बिल्कुल ये राइट टू इक्वलिटी वाले सेक्शन में है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 14। और अगर हम लोग आर्टिकल 36 की बात करें जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डेफिनेशन की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ये डेफिनेशन की बात करता है, यानी डीपीएसपी का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 36 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 74 की अगर हम लोग बात करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस देंगे और क्या ऐड देंगे उसके बारे में बात करता है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी, बेसिकली उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 368 की अगर बात करें तो संविधान में संशोधन करने की जो पार्लियामेंट की पावर होती है और उसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करता है। तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है, किसके? संविधान के। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर डी को मैं एक से मैच कराऊँ तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखा है, इसको भी मैच कराने की बात कर रहा है। तो पहले वाले लिस्ट में दे रखा है कुछ सब्जेक्ट, सामने दे रखा है आर्टिकल। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, अगर इसकी बात किया जाए, द राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने देखा राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 की बात करता है। ओके, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ओके, समानता के अधिकार की बात करता है। और टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ की बात करें तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 2 इसके बारे में बात करता है, यानी कानून द्वारा जो नए राज्यों को मान्यता देना है वो आर्टिकल 2 हमारा बात करता है। ऑप्शन सी कह रहा है, स्टेटमेंट सी कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी से सुरक्षा हो और हिरासत से सुरक्षा हो। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल 4 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल मतलब ये डी क्या कह रहा है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, तो जो राष्ट्रपति की शक्ति ही विधेयकों की स्वीकृति देने की है, बेसिकली ये आर्टिकल 111 बात करता है। ओके, तो डी को अगर हम 1 से 3 से मैच कराएं, डी को अगर 3 से मैच कराएं तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं हर एक आर्टिकल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सवाल तो एक ही पॉइंट मिल जाएगा, आप उससे मैच करा लेंगे। लेकिन अगर चारों स्टेटमेंट आपको आ रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर कभी आपके एग्जाम में सवाल वही स्टेटमेंट रिपीट किया तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे भी आर्टिकल दे रखा है और उसके संबंधित जो कंटेंट या उससे सब्जेक्ट है उसके बारे में दे रखा है। आर्टिकल 54 बात कर रहा है, आर्टिकल 75 बात कर रहा है, आर्टिकल 155 बात कर रहा है, आर्टिकल 164 बात कर रहा है। तो आर्टिकल 54 की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 54।
आर्टिकल 75 की अगर हम लोग बात करें तो ये आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की बात करता है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ओके, ये आर्टिकल 75 बात करता है। आर्टिकल 155 की अगर हम लोग बात करें तो ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। ओके, कौन? आर्टिकल 155। और आर्टिकल 164 की अगर हम लोग बात करें तो जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। ओके, अब हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 54 क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहा है, तो एक को अगर एक से मैच कराएंगे तो आपका ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों चला गया। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दोनों में मैच किया हुआ है, तो यहाँ पे जो बी है यानी आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये सही मैचिंग हो गया। अब बात यह है कि जो 3 स्टेटमेंट है उसमें 2 बचे हैं। आर्टिकल 155 किसकी बात कर रहा है? गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। तो सी को अगर 3 से हम मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो आर्टिकल 164 है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो डी को डी से मैच करा दे। ओके, एक स्टेटमेंट यहाँ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात बच गई है, बाकी 4 ऑप्शन आपके मैच हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ आर्टिकल की बात कर रहा है, एक तरफ प्रोविजन की बात कर रहा है। तो आर्टिकल जो 61 है, आर्टिकल 61 की अगर हम लोग बात करें तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है, यानी प्रोसीजर टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 61 क्या बात करता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। तो एक को अगर हम 2 से मैच करा दें तो आपका आंसर आएगा या तो ए या तो सी। बी चला गया और डी चला गया, 4 3 2। ओके, डी में अगर आप देखेंगे तो डी में दोनों में एक ही दे रखा है। तो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 90 तो रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनकी बात करता है। यानी आर्टिकल 90 जो है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनको हटाने की बात करता है। आर्टिकल 67 की अगर हम लोग बात करें, 67B, आर्टिकल 67B की बात करें तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की बात करता है, तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और आर्टिकल 94 की अगर हम लोग बात करें तो ये रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात कर रहा है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष किसके? लोकसभा के, उनको हटाने की बात करता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो बी को अगर हम 3 से मैच करा दें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट 2 लिस्ट दे रखा है, मैच कराने की बात कर रहा है। लगभग ऑलमोस्ट देखिए आपका जो एग्जाम में सवाल पूछने का पैटर्न है वो लगभग सिमिलर ही है। 2 लिस्ट दे रखा है, अगर टफर साइड में ले जाएगा तो 2 लिस्ट दे रखेगा, लेकिन वो इजी हो जाता है। अगर आपको 1 या 2 पॉइंट उसमें मैच कर पाए आप तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो इसमें से 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 323A की अगर हम लोग बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, आज वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो आर्टिकल जो ए वाला जो है अगर हम 2 से मैच करा दें तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बाकी भी मैच करा देते हैं। तो आर्टिकल 323A जो है वो प्रशासनिक विशेषा या न्यायाधिकरण की बात करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ओके, आर्टिकल 324 की अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्शन की बात करता है, ये चुनाव की बात कर रहा है। आर्टिकल 330 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 330 तो ये लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है उसकी बात करता है। तो यानी कहने का मतलब है सी को अगर हम 4 से मैच करा दें तो आंसर तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे सी को 4 से मैच कराएंगे तो ये हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 320 की अगर हम लोग बात करें तो ये फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो UPSC है या स्टेट PSC है उनके जो फंक्शन होते हैं उनकी बात करता है। ये थोड़ा सा नया आर्टिकल है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, आर्टिकल 320 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन के बारे में बात करता है। अगले सवाल पे चलते हैं।
यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है और उसमें मैच कराने की बात कर रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले में लिस्ट वन में दे रखा है सब्जेक्ट, यानी पहले में देखें अगर तो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, फिर फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, फिर कैग की बात कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो अगर एक एक करके हम लोग मैच कराएं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 266 इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 266। ओके, आर्टिकल 266। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 इसके बारे में बात करता है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 360 इसके बारे में बात करता है, और कैग की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 148 इसके बारे में बात करता है। ये चारों आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रिपीट होने के चांसेस होंगे क्योंकि ये यूपीपीएससी के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंटों में से एक है। ओके, तो अब हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो आर्टिकल 266, यानी एक का अगर एक से मैच कराएं तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चला गया। फाइनेंस कमीशन की बात करें यानी वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 280, अगर बी को हम 3 से मैच कराएं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जितने और आर्टिकल हैं आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कहीं एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, बार बार यही पूछेंगे आप। अभी जितना और सवाल बाकी है हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा है। अगर ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दूं तो अभी हम लोगों ने जितने 11 सवाल किए हैं उन्हीं में से सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात किसमें हम लोगों ने किया था, आर्टिकल 368, 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 280, अभी हम लोगों ने देखा ना पिछले ही सवाल में। फाइनेंस इमरजेंसी 360 की बात कर रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आर्टिकल 312 के बारे में बात कर रहा है। ओके, हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक को अगर हम 4 से मैच कराएं तो आपका आंसर आ गया, एक ही मैचिंग से आपको करेक्ट आंसर मिल जा रहा है, बाकी जो है मैंने मैच करा दिया है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन दे रखा है, वो किस आर्टिकल, संविधान में किस आर्टिकल से संबंधित है उसके बारे में बात करता है। तो पहले में दे रखा है कैग, अभी हम लोगों ने देखा कैग के बारे में, फिर फाइनेंस कमीशन भी देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखा, यूपीएससी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। डायरेक्ट यूपीएससी नहीं था लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछ रखा था, वही आर्टिकल है। ओके, कैग की बात करें तो ये आर्टिकल 148 के बारे में बात कर रहा है। ये फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो 323A इसकी बात करता है, और यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 315 इसकी बात करता है। अब हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। एक को अगर हम लोग 3 से मैच करा दें तो ऑप्शन ए और बी बचेगा, बाकी आपके सी और डी चले गए। यहाँ पे डी में देखिए तो एक एक दे रखा है, यानी डी को 1 से मैच कराना है। ओके, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल बी में दे रखा है, 280 की बात कर रहा है तो 2 को 2 से मैच करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और बाकी ये जो ट्रिब्यूनल है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये मैंने आपको बता ही दिया, सारे पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए और ये बार बार अब रिपीट हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला दे रखा है आपका इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है, इंटर स्टेट काउंसिल, और फिर ऑप्शन बी कह रहा है फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। तो फाइनेंस कमीशन अभी हम लोगों ने देखा किस आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 280, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, आर्टिकल 323 ये है, बिल्कुल सही है। यूपीएससी की बात करें तो आर्टिकल 315 था, बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है आर्टिकल 263 सही मैचिंग कराया है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी सभी मैचिंग ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है, यानी ये सवाल या तो सभी को कॉमन मार्क्स मिल जाएंगे या तो सबको निगेटिव करके मिल दिया, क्योंकि ये सवाल ही गलत है, सभी इसके ऑप्शन आपके सही हैं। यहाँ पे पूछा क्या, नॉट करेक्टली मैच्ड। आप लोग, मैं सारा पॉइंट बता चुका हूँ, आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ आर्टिकल बात कर रहा है, एक तरफ उससे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल 324 की अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है, बहुत ही फेवरेट है यूपीपीएससी का। एक को अगर हम 4 से मैच करा दें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 15 का ए।
ओके। लेकिन 12 बाकी जितने ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 315 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 280 क्या कर रहा है? फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 338 ये नया मिला है अभी अभी हम लोगों को, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, इस हिसाब से अगर देखें इसकी मैचिंग की तो आर्टिकल आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली पूछा है, एक तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे रखा है, सामने उसके आर्टिकल मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो इलेक्शन कमीशन पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अभी हम लोगों ने देखा, ये आर्टिकल 338 इसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 338। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 इसके बारे में बात कर रहा है, 280। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 338 बी इसके बारे में बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ये भी आपका सभी ऑप्शन जो है सभी इसके गलत ऑप्शन है, यानी एक कोई भी ऑप्शन इसका करेक्टली मैच नहीं है, सारे ऑप्शन इसके मैच जो है वो गलत है। इस हिसाब से इसमें कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। बाकी सारा मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यानी यहाँ पे करेक्टली मैच पूछ रहा है। आर्टिकल 17 की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 14 इसके बारे में बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 17 जिसके बारे में बात करता है उसका जो वो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, तो आर्टिकल जो स्टेटमेंट एक है आपका वो गलत है क्योंकि दोनों मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है यानी कानून के समक्ष सभी समान है उसकी बात करता है, तो आर्टिकल 14 है वो। आर्टिकल 78 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल जो 78 है वो राष्ट्रपति आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। ओके, आर्टिकल 78। और अगर ये देखा जाए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए तो ये इसमें से आपके आर्टिकल 79 होगा। ओके, संसद के गठन का यानी जो आर्टिकल इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका आर्टिकल 79 इसकी बात करता है, ना कि 78। आर्टिकल 79 जो बात करता है इसकी। 78 मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति आदि को जो सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है उसके बारे में बात करता है। मैं कलर चेंज करके लिख ही दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आर्टिकल 78 जो है वो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। ओके, अब हम लोग तीसरे वाले स्टेटमेंट में चलते हैं। आर्टिकल 192 की अगर हम लोग बात करें तो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो प्रश्नों पर निर्णय लेना होता है वो इसकी बात करता है। ओके, आर्टिकल 192। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर की बात करें तो ये आर्टिकल आपका ये दूसरा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 जो है वो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। और यही अगर स्टेट की बात किया जाए, यानी स्टेट में, यानी ये एमएलए की अगर हम लोग बात करें, ये तो रहा आपका एमपी। अब एमएलए की अगर बात करें तो यही बात आपका आर्टिकल 195 में बात करता है। ओके, आर्टिकल 195 जो है वो एमएलए के यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनके सैलरी अलाउंसेस की बात करता है। आर्टिकल 106 जो है वो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं यानी एमपी जो होते हैं उनके सैलरी अलाउंसेस की बात करता है। आर्टिकल 192 मैंने आपको बता दिया कि सदस्यों की जो अयोग्यता होती है यानी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी जो आर्टिकल 192 है ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की बात कर लीजिए, उसकी बात कर रहा है, लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल ये हो गया। आर्टिकल 352 की अगर हम लोग बात करें तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट ये सही है। यानी मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो आर्टिकल 352 है वो आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मैचिंग आपका करेक्ट है। आर्टिकल 352 जो है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की बात करता है, यानी आपातकाल की घोषणा।
बेसिकली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा की बात करता है। ओके, कौन? आर्टिकल 352। तो इसमें मैंने ढेर सारे आपको आर्टिकल बता दिए हैं, हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 240 जो है वो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनमें नियम बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल आप यूँ समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पावर टू प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख दिया हूँ यूटीज। आर्टिकल 240 बात करता है। 241 की अगर हम लोग बात करें तो ये हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज की बात करता है। ओके, आर्टिकल 242 जो है इसको ओमिट या रिपील कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, रिपील्ड। ओके, आर्टिकल 239 जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, केंद्र शासित जो प्रदेश है उन पे प्रशासन की बात करता है। तो सवाल क्या पूछा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूटीज की बात कर रहा है ना। तो ये हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 242 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 241 जो है वो बात करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैचिंग का है, मतलब लिस्ट दो लिस्ट दे रखा है, फिर उसमें आर्टिकल देखिए आपको मैच कराने की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 76 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 76 जो है एजीआई की बात करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 148 की अगर हम लोग बात करें तो ये कैग की बात करता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ओके, आर्टिकल 75 एक की बात किया जाए तो यूटीज में अपॉइंटमेंट की बात करता है, केंद्रीय मंत्रियों की बात करता है। ओके, यूनियन मिनिस्टर की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर। ओके, आर्टिकल 131 की अगर हम लोग बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसकी बात करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसकी बात करता है। अब हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। अटॉर्नी जनरल किसमें है? अटॉर्नी जनरल, यानी आर्टिकल 76 1 का 3 से अगर मैच कराएं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप मैच करा लीजिएगा, लेकिन एक हिसाब से आंसर मैं आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल दो लिस्ट में दे रखा है, एक तरफ प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कौन से आर्टिकल उससे संबंधित है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कुछ सवाल पहले, आर्टिकल 14 इसके बारे में बात करता है। राइट टू वर्क की अगर हम लोग बात करें, ये बेसिकली जो आर्टिकल 41 है वो इसकी बात करता है, डीपीएसपी का पार्ट है ये। तो एक करके हम पहले मैच कराते हैं, देखते हैं आंसर मिल पाता है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग आगे पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 एक का अगर हम 3 से मैच कराते हैं तो ये हो जाएगा, यानी इसका अगर आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, राइट टू वर्क की बात करें, यानी काम करने का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, और जो कुछ मामले होते हैं सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उसका अधिकार हो गया, तो आर्टिकल 41 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 42 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 42 को तो उचित और मानवीय जो कार्य होते हैं उनकी परिस्थितियां तथा मातृत्व यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आर्टिकल 42 में यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, मैटरनिटी रिलीफ। ओके, मैटरनिटी रिलीफ जो आर्टिकल 42 बात करता है। आर्टिकल 45 की अगर हम लोग बात करें तो जो ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होता है वो आर्टिकल 45 बात करता है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, आप यूँ समझिए इसको, चाहे
चाइल्डहुड केयर की बात कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, इसकी बात करता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप समझिएगा बेसिकली कि जो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल 45 है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें वो लिखित था। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट का नाम है या नंबर है जो है वो आपका 86 जो अमेंडमेंट एक्ट था। ये आया कब था? 2002 में। ये ईयर आप ध्यान रखिएगा। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे जो है ये एजुकेशन वाला यानी शिक्षा की बात करें तो आर्टिकल 21A, यही अमेंडमेंट के द्वारा ये आर्टिकल एक इंसर्ट कराया गया जो नंबर था आर्टिकल 21A। ये एजुकेशन की बात करता है, इसे फंडामेंटल राइट में मेंशन कर दिया गया। और आर्टिकल 45 जो है आपको मैंने बता ही दिया कि डीपीएसपी की बात करता है। इन दोनों में इसे 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है उसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि एजुकेशन से संबंधित जो सवाल मतलब अमेंडमेंट लाया गया था वो कौन सा था, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट था। और कब लाया गया था? तो 2002 में लाया गया था। ये ईयर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चारों पॉइंट मैंने आपको मैच कराने की कोशिश किया और मैंने आपको बताया, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन से संबंधित अगर देखा जाए तो आपको 3 आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसमें अगर देखा जाए तो आर्टिकल आपका 21A मिलेगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी की अगर बात करें, तो आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है एजुकेशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 51A में भी बात किया गया है। ओके, इसी को ऐड किया गया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर देखा जाए ओरिजिनली 10 थे, बाद में 11 हो गए। तो जो 11वां था ना वो इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड कर दिया गया था। और एग्जैक्ट मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है, आई थिंक ये आर्टिकल 51AG है। ओके, सबसे लास्ट वाला है, यानी जो 11वें नंबर पे है। अगर वैसे भी काउंट कर लिया जाए तो ABCDEFGHIJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो K है, ये K होगा। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर देखा जाए तो उसमें टोटल 11 है, तो उसमें जो 11वां है वो K है। तो यही K जो है नंबर वाले पे ऐड किया गया 11वें नंबर पे, वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आर्टिकल्स जो आज हम लोगों ने देखा ये आपको अच्छा भी लगा होगा और ये समझ भी आएगा। इस PYQs को सॉल्व करने का बेसिकली एक मोटो ये है कि इससे हमें एक जनरल आइडिया लगता जाएगा कि किस तरीके का यूपीपीसीएस जो है वो सवाल को फ्रेम करता रहता है। अभी आपके सामने 2-3 एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक तो आपका BEO आने वाला है और इसके अलावा RO ARO का तो मुझे भी आइडिया बिल्कुल नहीं है। यूपीपीसीएस का जो डेट आ गया है वो 6 दिसंबर आ गया है, काफ़ी लेट हो गया है, बड़ी दुखद वाली बात है ये। तो बेसिकली ये है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लेखपाल की शायद एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले 3-4 महीनों में। तो ये जो सीरीज है ये आपको लेखपाल वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी से वहाँ पे 5 सवाल आएगा। जो भी नया सिलेबस आया है लेखपाल का उसमें अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी से 5 सवाल देखेगा, हिस्ट्री से 5 सवाल आएगा, ज्योग्राफी से 5 आएगा, इकोनॉमी से 5 आएगा। इसी तरीके से जितने भी GS वाले सेक्शन हैं उनसे 5-5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ वो आप अगर देखेंगे ना तो वो आपको लेखपाल वाले भी एग्ज़ाम में मदद करेगा। और बाकी सिविल सर्विसेज में तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सारे जितने भी सवाल हैं ये सिविल सर्विसेज की हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो बिल्कुल प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।